एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नेपाल के ऊपर, जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। और उस वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि शायद नेपाल का आने वाले समय में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल होगा, और शायद नेपाल के जो लीडर है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर या फिर नेपाल के जो प्रेसिडेंट है, इनको शायद कंट्री छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। और देखिए, कुछ दिन में ही बिल्कुल वैसा ही वैसा अभी इसके ऊपर कुछ अपडेट लेके आया हूँ। एक्चुअल रीजन क्या है इन सब के पीछे, और इस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा होगा कि नहीं होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर होगा तो कौन बनेगा इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर लाइक बांग्लादेश, तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, जो इंडिया नेपाल इंडिया नेबरिंग इन टर्मोइल अगेन यूएस चाइना प्लेइंग आउट। ये देखिए, ये बहुत ही एक क्रूशल फैक्टर है। इंडियन जो भी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, इन सब के अगर एस्पेक्ट पे मैं बात करूँ तो देखिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने विटनेस किया किस तरीके से जो भारत का नेबरहुड है, बांग्लादेश पे बांग्लादेशी लीडर को किस तरीके से बांग्लादेश छोड़ के भारत वापस आना पड़ा। श्रीलंका में भी 2022 में वैसा ही सिचुएशन हुआ। बांग्लादेश की अगर बात करें, देखिए, एक कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट जॉब कोटा सिस्टम को लेके, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके एक तरीके से जो नेशन वाइज अनरेस्ट शुरू हुआ था, और धीरे धीरे कुछ दिन में ही 5 अगस्त 2024 को जो 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे शेख हसीना, उनको किस तरीके से ओवरनाइट अपने देश छोड़ के बाहर जाना, और लगभग दौरान 300 लोगों का मौत हुआ बांग्लादेश पे। और फिलहाल बांग्लादेश पे चल रहा है इंटरिम गवर्नमेंट। तो देखिए, इतना सारा चेंजेस क्या हुआ, क्यों हुआ? एक प्रोटेस्ट की वजह से, जेनजेड प्रोटेस्ट, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कहा गया था उस टाइम पे एक्चुअली। इसके अलावा अब अगर श्रीलंका की बात करें, 2022 में जो हुआ, जो एक्चुअली मार्च 2022 को शुरू हुआ था, जो मास प्रोटेस्ट, श्रीलंका की लैंग्वेज में अरागलाया कहा जाता है उसको, जो इकोनॉमिक हार्डशिप के बदौलत शुरू हुआ था। और 9 जुलाई 2022 आते आते जो मैसिव क्राउड का एक स्टॉर्म हुआ, जो ऑफिशियल रेसिडेंस वगैरह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का दखल कर लिया गया, श्रीलंका में भी ये इशू हुआ। तो देखिए, भारत आना पड़ा बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो राजापक्सा थे या फिर उनकी फैमिली, सबको जाना पड़ा मालदीव्स पे। और सिनेरियो एक ही था, हर बार जो एक ही स्क्रिप्ट को अनफोल्ड किया गया है। सिमिलर विजुअल प्रोटेस्टर्स के द्वारा हर जगह देखने को मिला है, जैसे कि जो फर्नीचर वगैरह है उसको तोड़ना, आग लगाना, बेडरूम पे सो जाना, स्विमिंग पूल पे नहाना, ये सब जो सिनेरियोस है ना, जो विजुअल्स है, ये हर एक कंट्रीज पे सिमिलर था। तो क्या ये कुछ इंडिकेट करता है? या फिर मैं बात करूं, अगर बांग्लादेश श्रीलंका छोड़िए, नेपाल छोड़िए, अगर पाकिस्तान की भी अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान पे भी देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक जगह से दूसरे जगह भागना पड़ा। कैन ए बैन ऑन एयर एलोन बी बिहाइंड सच ब्लडशेड? या फिर इन सब के पीछे कोई प्रॉक्सी वार जो है यूएस और चाइना का, ये प्रॉक्सी वार शामिल है? किस तरीके से इस इशू को देखा जाता है आज के समय और आने वाले समय में भारत के नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पे क्या सेम सिचुएशन हो सकता है? इसका प्रोबेबिलिटी किस तरीके का है? देखिए, एक फैक्टर है, जैसे कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा एससीओ समिट हुआ था चाइना पे, जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। लेकिन एससीओ समिट के 2 दिन बाद ही चाइना पे हुआ एक मैसिव मिलिट्री पैराड। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, डिटेल्ड वीडियो, जिसपे ऑलमोस्ट 16 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी ओली। और ये देखिए, यूएस को हजम नहीं आया। आप सबको पता होगा किस तरीके से एंटी यूएस पॉलिसी चल रहा है ईस्ट एशिया पे, साउथ ईस्ट एशिया पे मेनली। और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से टैरिफ के इशू को लेकर अलग अलग कंट्रीज को किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, ये आप सबको पता है। और इसी दौरान जो कंट्री एक प्रो चाइना है, उसी कंट्री के लीडर को फिर से चाइना पे जाके इस तरीके से मिलिट्री पैराड अटेंड करना शायद डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा, और यूएस का कहीं ना कहीं इस पे हाथ हो सकता है। देखिए, कोई पूरी तरीके से पक्का रिपोर्ट तो अभी तक आया नहीं निकल के, जिस तरीके से मैंने रिसर्च वगैरह किया है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं यूएस का इन्वॉल्वमेंट इस इशू पे डेफिनेटली है। ये सिर्फ एक पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, देखिए, एमसीसी प्रोजेक्ट है नेपाल, ये एक्चुअली 2017 का एक प्रोजेक्ट था, जिसको मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन कहा जाता है। ये यूएस गवर्नमेंट का एक फॉरेन एड एजेंसी है, जिसके द्वारा 697 मिलियन इन्वेस्टमेंट का एक कॉम्पैक्ट बनाया गया था, जिसको एमसीसी प्रोजेक्ट या फिर एमसीसी कॉम्पैक्ट कहा जाता था, जिसपे यूएस ने कहा कि मैं $500 मिलियन दे दूंगा और $197 मिलियन आपकी तरफ से दीजिए, जिसका इस्तेमाल आप अपने कंट्री पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट या फिर रोड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट पे आप कर सकते हैं। उसी दौरान क्या हुआ कि ऑपोजिशन के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया गया कि ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल है, सोवेरेनिटी का सवाल है। हालांकि कुछ साल बाद इसको अप्रूव कर दिया गया नेपाल पे, लेकिन इसका एक जो आप कह सकते हैं ना, हीट यूएस पे बहुत ज्यादा था, और जिसका इंपैक्ट आप नो डाउट कह सकते हैं कि इस बार शायद हमें देखने को मिला। तो अल्टीमेटली देखिए, इन सब प्रोटेस्ट के बाद रिसेंटली अभी आज ही एक्चुअली वेडनेसडे को ही नेपाल में अनाउंस किया गया कि इंटरिम गवर्नमेंट का एक हेड चुना जाएगा, और इंटरिम गवर्नमेंट का हेड चुना गया है सुशीला कार्की। ये एक्चुअली जेनजेड प्रोटेस्ट जो है उसको एक तरीके से लीड कर रहे थे, और इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा ही इनको चुना गया। ये सुशीला कार्की, शी इज वेरी
एडुकेटेड, मैं कहूंगा नेपालीज जूरिस्ट थे, जो एक्चुअली नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस थे। 2016 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट एक साल वहां पे थे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल। और इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। शी वाज नोन फॉर हर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। लेकिन इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। आप सोच नहीं सकते कि इस तरीके के जो पर्सनैलिटी है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था दो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ नेपाल के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि सुशीला कार्की जो चीफ जस्टिस थे, इन्होंने बहुत ही बायस्ड वर्डिक्ट वगैरह दिया है ड्यूरिंग हर टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल, और जिसकी वजह से 249 जो भी नेपाल के एमएलए एमपीज है उन लोगों के द्वारा इम्पीचमेंट कर दिया गया सुशीला कार्की को। और अल्टीमेटली देखिए, नेपाल के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बाद फिर से नेपाल के चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अभी बने हैं इंटरिम गवर्नमेंट के हेड। लेकिन कब जाके नेपाल में इलेक्शन होगा, ऐसे ही इंटरिम गवर्नमेंट रेगुलर चलता रहेगा जैसे आप बांग्लादेश पे चल रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इसके ऊपर कुछ अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली एक अपडेटेड वीडियो आप सबके लिए लेके आऊंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।